नमस्कार, आप देख रहे हैं मोटिवेशन विद मीना। आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे स्टूडेंट से करवाने वाली हूं जिन्होंने लगातार नीट की परीक्षा 5 बार दी और 5वें प्रयास में उन्हें नीट एग्जाम में सफलता मिली है। अब उनको सरकारी मेडिकल कॉलेज में सीट मिल गई है और कैसे 2018 से उन्होंने एग्जाम देना शुरू किया। मेरे साथ इलाहाबाद के गाँव के रहने वाले दीपक कुमार मिश्रा हैं। दीपक कुमार ने 2018 से परीक्षा देनी शुरू की नीट की, यानी पहली बार जो उन्होंने परीक्षा नीट की थी वो 2018 में थी और लगातार इनके मार्क्स बढ़ते गए, लेकिन कुछ नंबर से ये सरकारी सीट मिलने से वंचित रह जाते थे। लेकिन दीपक ने हिम्मत नहीं हारी, हमेशा अपनी कमियों को उन्होंने शॉर्ट लिस्ट किया, उन पर वर्क किया और फाइनली 2022 में उनको नीट में कामयाबी मिल गई है। मेरे साथ दीपक हैं। दीपक तुम्हें बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। फाइनली 2022 में कामयाबी मिल गई, 5वें प्रयास में कामयाबी मिली है। ये कामयाबी मिलना कैसा लग रहा है आपको? बहुत खुश हूँ, क्योंकि बहुत लोग ताने देते थे। जब मैंने शुरू किया था 2018 में, मेरा केवल 154 नंबर था और उस समय मैं बीएससी का स्टूडेंट था। तो मैंने बीएससी जब छोड़ने का निर्णय ले लिया था तो मैंने पहली बार दिया और उसके बाद जब मैंने पहली बार कोचिंग करके पेपर दिया तो मेरा 451 नंबर आया 2019 में। तो मुझे ये लगभग तय हो गया था कि आज नहीं तो कल मैं निकाल ही लूँगा। फिर धीरे धीरे मार्क्स बढ़ते गए और आज मैं बहराइच मेडिकल कॉलेज पहुंच चुका हूं। अच्छा, यूपी, आपको बता दूं कि दीपक कुमार मिश्रा का यूपी के बहराइच मेडिकल कॉलेज में इनका एडमिशन हो गया है। अभी एमबीबीएस करने वाले हैं। ये अपने परिवार में पहले डॉक्टर बनने जा रहे हैं। और मैं आपको बता देती 2018 से जो दीपक की जर्नी रही वो कैसी रही है, कैसे इनके मार्क्स बढ़ते गए। देखिए 2018 में जब पहली बार दीपक कुमार मिश्रा ने नीट की परीक्षा दी तो इनके नंबर बहुत कम थे, सिर्फ 154 यानी 154 मार्क्स थे। लेकिन अगले ही साल यानी 2019 में इनके मार्क्स हो गए 451 यानी 451। फिर इसके बाद नेक्स्ट ईयर इनके मार्क्स हो गए 554। फिर उसके नेक्स्ट ईयर इनके मार्क्स 2021 में इनके नंबर हो गए 580 और इस साल इनको नंबर मिले हैं 614 यानी 614 नंबर लेकर ये इनको सरकारी सीट मिल गई। तो कैसी ये जर्नी रही आप देखिए। बहुत सारे हम आपको टॉपर से मिलवाते हैं, उनकी कामयाबी के बारे में चर्चा करते हैं कि कैसे पहले ही प्रयास में उनको कामयाबी मिल गई। लेकिन दीपक कुमार की ये जो उनकी जो स्टोरी है वो इस माने में बहुत अहम हो जाती है कि आपको अपनी असफलताओं से घबराना नहीं है। दीपक ये बताओ 2018 और 22 यानी ये 5 साल का वर्ष कैसे बीता, यानी जब आप 2018 में नहीं हुआ, फिर 2019 में नहीं हुआ, ये जो फेल्योर था लगातार 5 साल, ये कैसा था? किस तरह के रिएक्शन मिलते थे? घर के लोग क्या कहते थे, पड़ोस के लोग क्या कहते थे? 2018 में पहली बार मुझे ऐसी कोई असफलता हाथ लगी थी कि मैं किसी परीक्षा को क्रॉस नहीं कर पाया। नहीं तो उसके पहले मेरा रिकॉर्ड पूरा अच्छा था और जब मैं पेपर दे के आया और नंबर मिला 154 नंबर तो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि अब शायद ज़िंदगी में कुछ बचा नहीं है। लेकिन फिर जब 1-2 दिन बीता, उस समय डॉक्टर कुमार विश्वास से मेरी एक उसके माध्यम से मुलाकात हुई थी, सम्मेलन के माध्यम से, और उससे मैं थोड़ा बड़ा प्रभावित हुआ और आगे चल के मैं फिर बढ़ता रहा। ताने तो बहुत मिले, लोग कहते कि तुम्हारे फैमिली में कौन है, पहले अपना कम से कम छोटा सोचो, बड़ा सोचो ही मत। मेरे पिताजी स्वयं कहते थे कि सपने उतने देखो कि जितना कर सको। और मैं अक्सर बोलता था कि नहीं ठीक है, मैं कह रहा हूँ ना तो करने से ही तो होगा। तो फिर धीरे धीरे बढ़ता गया और आज यहाँ पे। तो लेकिन दीपक ये बताओ, तमाम स्टूडेंट्स जो आपको सुन रहे हैं, आप उनको ये बताओ कि जो 5 साल का समय था ये कैसे बीता? आपको एक साल सफलता नहीं मिली, दूसरे साल नहीं मिली, तीसरे साल नहीं, तो कभी बेचैनी नहीं हुई, निराशा नहीं हुई? खुद से ही लगा कि अरे मेरे 3 साल बर्बाद हो गए, अब मेरे 4 साल बर्बाद हो गए, बेकार चले गए, इतने में तो मेरी बीएससी कंप्लीट हो जाता या कोई और डिग्री मिल जाती। तो ये जो पीरियड था वो खुद से कैसे फाइट किया आपने? नहीं, मुझे खुद पे तो भरोसा था, मेरी तरफ से मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन हाँ ये है, मुझे अपने परिवार का लगता था, क्योंकि जितना कॉन्फिडेंट मैं था उतने ही अंडर कॉन्फिडेंट मेरे परिवार वाले थे। क्योंकि उन्होंने कभी, और मैं क्या है उस फील्ड में था, बच्चों के साथ रहता था, तो मुझे ये पता था कि मेरी मैं कहाँ पे हूँ। जैसे मैं कोचिंग में भी होता था तो मेरी कई बार टॉप रैंक भी आई है, तो मेरे को इतना तो भरोसा था कि इन लोग से तो आगे हूँ, बाकी आगे जो होगा देख लिया जाएगा। और फिर धीरे धीरे थोड़ा सा यही जो मेरे को इमोशनल सपोर्ट उस तरह का नहीं मिल पाया, इसकी वजह से मेरे कई बार परीक्षा में मैं गड़बड़ाया, आती हुई चीज़ें गलत करी
और फिर मैंने धीरे धीरे उसको नोट डाउन करते गया, एक एक पे काम किया धीरे धीरे, और फिर लास्ट में आज ये है। अच्छा दीपक जी बताओ, एक तो आपने कहा कि जो परिवार के ताने या समाज के, कभी फ्रेंड्स भी कहने लगते कि चलो कुछ और कर लो, ये था, लेकिन वो क्या चीज़ थी, यानी वो क्या फैक्टर था जिसने आपको एकदम हिम्मत नहीं हारने दी? उसने कहा नहीं दीपक तुम तैयारी करते रहो, फाइनली तुम्हारा नीट में जरूर होगा। तो वो क्या फीलिंग थी, वो क्या फैक्टर था? मतलब मेरा जो ये था कि मैंने शुरू क्यों किया था। बस अगर कभी भी आपको ये लगता है कि आप कहीं पर रुक जाओगे या नहीं पढ़ने का मन कर रहा, तो आप केवल इतना सोच लीजिए कि आपने शुरू क्यों किया था, और अगर क्यों क्लियर हो जाएगा तो आपको आगे कैसे करना अपने आप हो जाता है। जैसे जब मैंने बीएससी छोड़ा था, सेकेंड ईयर में ड्रॉप किया हूँ यूपी क्रिश्चियन कॉलेज से, तब मेरे को ये तो था कि छोड़ दिया हूँ इसको, अब मेरे को डॉक्टर ही बनना है। फाइनली मैं डिसाइड कर चुका था कि अब मेरे को डॉक्टर ही बनना है, और डॉक्टर इसलिए बनना है क्योंकि मेरी वैसी सोच है और कुछ चीज़ें मेरी मतलब बहुत अलग है जो केवल एक डॉक्टर में देखने को मिलती है। तो ये भी अंदर से विचार था, तो लगा रहा और आज ये है। और मैं अपने स्टूडेंट्स को बता देती हूँ कि दीपक ने 12th पास करने के बाद बीएससी में एडमिशन लिया, फर्स्ट ईयर में क्लियर किया, सेकेंड ईयर में थे, उसके बाद इन्होंने डिसाइड किया कि बीएससी नहीं करना, मुझे तो एमबीबीएस ही करना है। और वो जो फायर थी, मतलब जिस वजह से बीएससी छोड़ा था इन्होंने कहा कि जब हमने बीएससी छोड़ दिया, एमबीबीएस करना, तो मैं एमबीबीएस करके ही रहूंगा। तो इसका मतलब दीपक ये कह सकते हैं कि आप बहुत जिद्दी किस्म के और मतलब जुझारू किस्म के व्यक्ति हैं। कई जगह आपको जिद्दी होना भी बहुत जरूरी होता है, और छोटी छोटी चीज़ों में मत हो, लेकिन अगर कुछ अच्छा बड़ा करना है तो आपको थोड़ा अलग होना पड़ेगा, और बहुत ज़रूरी है जिद पालिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप जिद नहीं पालेंगे आप काम नहीं कर सकते। हर जगह पर आप रास्ते पे निकलिए तो आपको ऐसे ऐसे लोग मिल जाएंगे कि आपसे लड़ने की कोशिश करते हैं, आपको वहाँ बचना है। लेकिन जब आप अपने गोल के लिए क्लियर करेंगे तो आपको पूरा अपना रोल क्लियर करना होगा कि मुझे करना क्या है। बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन आए मेरे सामने भी, और कई बार तो ऐसा लगा कि हाँ, मतलब मेरे को पर्सनली ऐसा कुछ नहीं था कि मैं नहीं कर पाऊंगा, बशर्ते परिवार के, जब जैसे पिताजी से बात होती थी, घर परिवार में माताजी मेरी जैसे उन्हें कोई दिक्कत नहीं, तो उन्हें इतना भरोसा था कि ये सही जगह पे कर रहा है, तो आज नहीं तो कल होगा। तो माताजी को कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन हाँ पिताजी को थोड़ा भरोसा ऐसा लगता मुझे कम था। अब तो वो भी खुश हैं, बाकी सबसे ज़्यादा तो मेरी बहनें खुश हैं, मेरे जीजा लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि मेरी बड़ी बहन के साथ ही मेरा मतलब ज़्यादातर मैं रहा हूँ, पढ़ाई लिखाई वहीं से हुई है। तो मेरी बहन तो अथाह खुश है, मतलब उनकी खुशी कोई ठिकाना ही नहीं है। दीपक जब आपको कामयाबी मिल गई, बहराइच आप मेडिकल कॉलेज में फाइनली आपका एडमिशन हो गया है, तो अब एमबीबीएस आप करने अब क्या सोचते हैं? मतलब कहीं ईमानदारी से कहीं ये लगता है कि मेरे अब ये 5वें अटेम्प्ट, यानी 5 साल मेरे चले गए, और बीएससी का भी देखें तो 1 साल चला गया, कहीं लगता है कि ये 6 साल मेरे चले गए और ये लॉस हुआ है, इसको कैसे आप एनालाइज करते हैं? मुझे कहीं नहीं लगता कि मेरा लॉस हुआ है, क्योंकि मैं यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम का स्टूडेंट था, और जब मैं पहली क्लास किया था बीएससी यूपी क्रिश्चियन कॉलेज की, तो पूरी अंग्रेजी के लेक्चर हुए थे और एचओडी सर ने लिया था, और मैं उनसे जाके सीधे बोला कि सर मैं यूपी बोर्ड से हूँ, और पूरा मेरे बाहर चला गया। तो उन्होंने बोला कि बेटा यूपी बोर्ड वाले ही टॉप करते हैं, और वो बात एकदम लग सी गई। और फिर जब मेरा फर्स्ट सेमेस्टर में 63% आया, तो मैं तो एकदम खुश था कि अब तो कर लूँगा। और उसका फ़ायदा मुझे ये मिला, जब मैं नीट की कोचिंग करना शुरू किया तो मेरे को ये दिक्कत नहीं हुई, लैंग्वेज प्रॉब्लम थोड़ा फिजिक्स में होती थी, लेकिन ज़्यादा लैंग्वेज प्रॉब्लम हुई नहीं, और अंततः सफलता मिल गई आपको। अच्छा देखिए, एक ये भी बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि दीपक इलाहाबाद यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, तो एक लैंग्वेज की प्रॉब्लम देखो। दीपक बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से ये सवाल पूछते हैं कि मैम मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ, और मैं कैसे एमबीबीएस की बुक्स कैसे, मैं मतलब एमबीबीएस की पढ़ाई कैसे करूँगा, और जो प्रिपरेशन करते हैं, जब मेरी नीट की तैयारी करते हैं, तो उन्हें लगता है कि भाई जो क्वेश्चन पेपर पूरा सीबीएसई बोर्ड से आता है, हमें एनसीईआरटी की बुक्स पढ़नी है, तो उन्हें लगता है कि भाई इंग्लिश की, अगर इंग्लिश में हमारी अच्छी नहीं है तो हम नहीं कर पाएंगे। तो जो ये हिंदी इंग्लिश का बैरियर है, इसे आप कैसे देखते हैं? हिंदी इंग्लिश का बैरियर नहीं मानना चाहिए आपको, मतलब पढ़ाई पे जब आप करेंगे ना, जैसे मैंने पहली बार एनसीईआरटी अंग्रेजी 2018 में पढ़ी है, तो मुझे मतलब 6 महीने तो कुछ समझ ही नहीं आया एक तरीके से, लेकिन जब धीरे धीरे समझ आया तो आज मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती।
मैं मतलब कोई भी बुक आप अंग्रेजी में दीजिए, मुझे समझने में कोई दिक्कत नहीं होती। ये बात अलग है कि मेरी फ्लुएंसी उतनी नहीं है बोलने में, क्योंकि वैसा कभी माहौल रहा नहीं। जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ बोल भी लेता हूँ। तो आप लैंग्वेज पर मत ध्यान दीजिए, आप अपना गोल डिसाइड किया है तो हिंदी अंग्रेजी से मतलब नहीं है। एडमिशन दोनों पे होते हैं, पेपर भी दोनों मीडियम में आता है, आपको अल्टीमेट क्लियर करना है, उसके बाद सब सीख जाएंगे आप। अच्छा दीपक, जैसे इस साल 2022 में भी नीट का रिजल्ट आया, बहुत सारे स्टूडेंट्स का नहीं हो पाया, या स्टूडेंट्स नेचुरली, आपका भी एक्सपीरियंस यही कहता है, ऐसा नहीं होता कि आपने दूसरे साल मेहनत नहीं की होगी, सेकेंड ईयर बहुत मेहनत की होगी, थर्ड ईयर भी बहुत मेहनत की होगी। इसलिए 2022 में लाखों की संख्या में स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की लेकिन उनका नहीं हो पाया। तो कई बार ऐसा क्या, जैसे उन्हें लगता है कि अब मतलब सब कुछ खत्म हो गया, अब तो नीट में हुआ नहीं, बेकार में, अब ये प्रोफेशन नहीं, मतलब एमबीबीएस हम नहीं कर पाए। क्या दीपक कभी इस 5 साल के सफ़र में कभी आपको भी ऐसा लगा कि अब नहीं, मेरे से नहीं हो पाएगा, बहुत टाइम भी जा रहा है, पता नहीं क्या होगा, या डर लगा कि अगर नहीं हुआ नीट में तो फिर फाइनली मैं करूँगा क्या? नहीं, मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि मतलब मेरा नहीं होगा, ये तो कभी नहीं था। ये ज़रूर था, हो सकता थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि अब भाई ऐसा कुछ था नहीं। और सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं हम लोग कि हम लोग जो बीच में तोड़ देते हैं। जैसे मेरा, फिर मैंने एक तरीके से ये बना लिया कि अगर मैं 5 मिनट रोज़ पढ़ूंगा, लेकिन रोज़ पढ़ूंगा। दिवाली है, होली है, मेरे से इससे कोई मतलब नहीं, मैं 5 सवाल ही देखूंगा लेकिन रोज़ देखूंगा। और जब आप इस रेगुलरिटी पे आ जाते हैं तो मेन रेगुलरिटी है, उसके बाद आपको अपने को संभालना पड़ेगा। कोई ये आपको ये नहीं, जैसे मैं आपको कुछ भी बता दूंगा तो आपके किसी काम का तब तक नहीं है जब तक आप उसको खुद नहीं समझ रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा दीपक, नीट की परीक्षा पास करने के लिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो 3 सब्जेक्ट क्लियर करने होते हैं। और जो मैं आपका ये देख रही थी, मार्क्स का चार्ट देख रही थी, उसमें जो आपका 2018 में फिजिक्स ने बहुत ही, मतलब सिर्फ आपके 4 नंबर आए थे। सिर्फ देखिए 2018 में जब दीपक ने पहली बार नीट की परीक्षा दी तो आप देखिए सिर्फ 4 नंबर इनके आए थे। नेक्स्ट ईयर इन्होंने इंप्रूव किया, इनके 59 नंबर आए, फिर नेक्स्ट ईयर और इंप्रूव किया, 80 आए, फिर 82 आए, और इस साल इनके 153 नंबर आए। तो ये फिजिक्स से कैसे स्ट्रगल किया आपने? फिजिक्स का ऐसा है कि फिजिक्स थोड़ा सा मैथमेटिकल तो है ही, और सबसे पहले फिजिक्स में आपको बेसिक मैथमेटिक्स क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आप, जैसे मेरे जैसा कोई स्टूडेंट हो जिसको मतलब F = m × a होता है, तो अगर a पूछ ले तो F/m मैं नहीं कर पाता था, एक समय ऐसा था। तो आपके लिए यही होगा कि जो पेपर हैं आपके पास, जितने क्वेश्चन आप अपने सामने से गुजारेंगे, मैं ये नहीं कह रहा आप उनको सॉल्व करिए, आप क्वेश्चन देखिए, आंसर देखिए, क्वेश्चन देखिए, आंसर देखिए, क्वेश्चन देखिए, आंसर देखिए। आप 3 महीने करके देख लीजिए, चौथे महीने से आप टेस्ट दे के देख लीजिएगा और अपना कॉन्फिडेंस देख लीजिएगा, ऑटोमेटिक फिजिक्स इंप्रूव होती है। और ये मुझे बताया गया था किसी टीचर के द्वारा, बाद में मैंने इसको अप्लाई भी किया, और उसके रिजल्ट आप देख रहे हैं कि आज मेरा 153 नंबर है। मतलब 4 नंबर से 153 नंबर तक आना इतना आसान नहीं होता है। ये बात अलग है, मैंने पढ़ा भी खूब है, मैंने NCERT तक फिजिक्स की पढ़ी है, NCERT एग्जाम्पलर तक कोशिश किए हैं, लेकिन ये कहना कि उससे ही होता है तो मैं ये नहीं कह सकता। केवल आप स्वयं अगर चाहते हैं कि मुझे MBBS ही बनना है तो कोई नहीं रोक सकता कि आप नहीं बनेंगे, और ताने आपको मिलेंगे, बहुत लोग बोलेंगे, अगल बगल भी आपको हतोत्साहित किया जाएगा। और यहाँ तक कि कई बार आपके अगल बगल वाले जो आपको ये दिखाएंगे कि हम आपको बहुत हितैषी हैं, वही लोग आपको इनडायरेक्टली इतना प्रेशर देने की कोशिश करेंगे कि आप समझ नहीं पाएंगे और आप गलतफहमी में रहेंगे। तो सबसे पहले ये है कि जैसे आपने 2022 का पेपर भी दिया है, तो जो आपको गलती महसूस हो रही, आप उसको रिटन में रखिए, और जब जब आपको कभी गलती, मतलब ये लगे कि हाँ मेरे को दिक्कत हो रही, तो आप वो गलती देखिए, किया मैं पिछले साल भी क्या यही गलती किया था। जैसे मैंने इस बार 2021 में मैंने सारी गलती लिखी थी, एक एक गलती लिखी थी, मैं गलती मिस्टेक कर कहाँ रहा हूँ। जैसे ये था कि मैं पढ़ता ज़्यादा था, और ज़्यादा पढ़ने से भी नुकसान होता है, मास्टर बन जाओगे डॉक्टर नहीं बन पाओगे। तो आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं है, जितने में, क्योंकि कई बार ऐसा नीट का पैटर्न ऐसा है कि कुछ क्वेश्चन तो एकदम मतलब श्योर हैं कि उनके घर के हैं, उनके बिना वो पेपर बनाती नहीं है, तो आपको उन पर ज़्यादा ध्यान देना। और इस बात पे बिल्कुल मत जाओ कि जो 10 साल के पहले नहीं आया या 10 साल तक नहीं आया वो आगे भी नहीं आएगा, इतना कॉन्फिडेंट रहो। 10 साल के पेपर आपको मतलब खूब अच्छे से करने हैं, और मल्टीपल रिवीजन जितना कर सकते हैं, मतलब जितना कर सकते हैं उसकी कोई सीमा नहीं है, वही आपको फ़ायदा करेगा। और पढ़ता तो हर कोई है, मतलब कोई भी नीट में बच्चा ऐसे वैसे तो बैठ नहीं जाता, पहली बात तो कूदनी बड़ी बात होती है।
और तो आपको मल्टीपल रिवीजन करना है, जितना मैक्सिमम कर सकते हो वही आपको अंत में फ़ायदा देगा। और इसका फ़ायदा आपको तब तक नहीं पता चलेगा जब तक आप एग्जाम, और मैं तो कहूँगा कि आप 2 से 5 का पेपर, 2 से 5 20 का पेपर होने लगा है, तो आप 2 से 5 20 के बीच में क्वेश्चन ही सॉल्व करिए। क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं आप उसको पेपर के एक क्वेश्चन देखिए, उसका आंसर देखिए, और 2 से 5 20 में आप एक्टिव रहेंगे तो सबकॉन्शियसली आप इस लेवल पे प्रिपेयर रहेंगे कि आप जब एग्जाम हॉल में अगर आपको नींद भी आएगी, जैसे मेरे साथ भी हुआ था, लेकिन मेरी कलम चल रही थी, नींद भले मुझे आ रही थी लेकिन मेरी कलम चल रही थी और वो ऑटोमेटिक क्वेश्चन सॉल्व होता है। और ये मैंने प्रैक्टिस किया था कि मैं 2 से 5 20 के बीच में। अच्छा ये बताइए, जैसे आपने कहा कि 2021 में जब फेल्योर हुआ और आपने कहा कि मैंने अपनी गलतियों को लिख लिया था, तो आप देखिए मैं समझती हूँ कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स की जो मिस्टेक्स होती है वो कॉमन ही होती हैं, ठीक है। तो आप बताइए कि आप बताइए कि आपने 2021 में कौन कौन सी गलतियाँ की थी, ऐसी कुछ 4-5 गलतियाँ बताइए, मिस्टेक्स बताइए जो आपने की थी और 2022 में आपने उन पर वर्क कर लिया। जैसे तो ये था कि मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करता कम था, थ्योरी ज़्यादा पढ़ता था, एक गलती तो मेरी ये थी। अच्छा। दूसरी बात ये कि मैं कुछ चीज़ों पे अनावश्यक उलझ जाता था, जैसे मुझे गुस्सा ज़्यादा आया था और मैं पेपर देने के पहले मुझे गुस्सा आ गया था। तो आपको अपना टेम्परामेंट प्रॉपर रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में जैसे इस बार भी मैं बैठा था तो एक जो ड्यूटी कर रहे थे वही आके मेरे को थोड़ा सा वो कर दिए, लेकिन उस समय मैं कुछ नहीं बोला, उनका ठीक है मेरे को पेपर देना। तो आपको एग्ज़ाम हॉल में भी खुद को संभालना होगा। एग्ज़ाम से पहले आप कोशिश करिए बात ही मत करिए। मेरे मोबाइल पे मैंने मतलब 2-2 महीने शायद रिचार्ज नहीं कराया होगा। अच्छा। मेरे और इसलिए नहीं कराता था, ऐसा नहीं था कि मेरे को मैं किसी से बात नहीं करता था, रीजन ये था कि मैं किसी से भी बात करूंगा ना तो उसके अपने मुद्दे होंगे, अब मेरा अपना है तो कुछ दिन के लिए आपको थोड़ा सा स्वार्थी होना भी जरूरी है। अच्छा देखिए दीपा, एक तो बात समझ में आई कि आपको ऐसे पढ़ना नहीं है, आपको प्रैक्टिस ज़्यादा है। तो आपने एक मिस्टेक तो ये होती है कि बच्चे बुक्स पढ़ते जा रहे हैं लेकिन प्रैक्टिस पे कम ध्यान दें, तो आपको प्रैक्टिस करना है। दूसरा ये एग्जाम के पहले कूल रहना है और अनावश्यक डिफरेंट जो ओपिनियंस आ रही हैं वो लोग आपको कंफ्यूज कर रहे हैं या आपको इरिटेट कर रहे हैं, वो नहीं करना है। तीसरी बात आपने ये बताई कि एग्जामिनेशन हॉल में डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है कि आप देर से पहुंचे या वो जो वहाँ पर एग्जामिनर ने कुछ कह दिया आप डाइवर्ट हो रहे हैं, आप वो नहीं करना। बिल्कुल आपका पूरा ध्यान अपने क्वेश्चन पेपर पे और आंसर शीट पे होना। और बताइए क्या ऐसी मिस्टेक्स थी जो आप कर रहे थे और इस साल आपने उनको? जैसे मेरा ये था कि मैं, जैसे बच्चों का अक्सर होता है कि एक सब्जेक्ट पढ़ लिया या एक चैप्टर पढ़ लिया, तो ये गलती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आपको अल्टीमेट नीट में तीनों सब्जेक्ट से निपटना है और कोई एक चैप्टर नहीं आता उसमें। तो मेरा यही मानना था कि आप डेली तीनों सब्जेक्ट कवर करिए, 5 क्वेश्चन करिए लेकिन तीनों सब्जेक्ट आपके डेली फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में इक्वल फोकस रखना है। हाँ, डेली आप फिजिक्स पढ़ते चले आ रहे हैं या बायो पे ही अकेले पढ़ रहे हैं, नहीं, तीनों पे फोकस करना है। और जैसे मेरे साथ क्या था, मेरी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, लेकिन इस बार केमिस्ट्री मेरा केवल 126 नंबर है और फिजिक्स मेरे को कितना उठा लिया है। तो आप एग्जाम हॉल में नहीं संभाल पाएंगे कि कौन आपका साथ दे देगा, तो आपको तीनों फोकस करना है और जो हाथ लग जाए। जैसे मैं इस बार पेपर में बैठा था तो बायोलॉजी पेपर लेंथी दिखा मुझे, 2021 में लगभग ऐसे ही था। तो मैं जब फिजिक्स में आया और मेरे 10 क्वेश्चन सही हुए तो फिजिक्स वाला जो कॉन्फिडेंस है वो अलग ही होता है। जब 10 क्वेश्चन उसके सही हुए तो मैं एक तरीके से मारते गया फिर, और 153 नंबर उसी की वजह से आया। नहीं तो अगर मैं शुरू में बायोलॉजी में, अगर कुछ लोग ये होते हैं ना कि बायोलॉजी मुझे आती है तो मैं बायोलॉजी ही करूंगा, तो कई बार उसमें आपका नुकसान भी हो सकता है। तो सब्जेक्ट लेके नहीं, आप हर क्वेश्चन आपको 4 नंबर देगा, गलत करोगे तो 5 नंबर काटेगा। तो आपको सब्जेक्ट पे नहीं, पूरा ओवरऑल सिलेबस पे फोकस करना और कोशिश करें कम से कम एक प्रीवियस ईयर पेपर अगर आप सॉल्व नहीं कर सकते तो कम से कम उसके क्वेश्चन डेली देखिए। 10 क्वेश्चन अगर आप बायोलॉजी के देख रहे हैं, 5 केमिस्ट्री के, 5 फिजिक्स के अगर डेली देख रहे हैं आप प्रीवियस ईयर के, तो ये भी आपको पर्याप्त है। नहीं आती तो भी आती फिजिक्स। मैं तो ऐसे ही बता रहा हूँ ना कि F बराबर m/a में और a बराबर F/m पूछ ले तो मैं नहीं बता सकता था, एक समय ऐसा भी था। अच्छा दीपक, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो मैं आपकी आंसर शीट देख रही हूँ 2018 से, यानी कि जो फिजिक्स आपका सबसे पुअर था, यानी जो पहले साल जिसमें कि आपको सिर्फ 4 नंबर मिले थे उस पे आप 153 ले आए। मतलब फिजिक्स में आपने बहुत इम्प्रूवमेंट किया, सबसे अच्छे मार्क्स आपने मतलब बहुत अच्छे मार्क्स आपको 153 मिले। तो ये कमाल कैसे किया आपने फिजिक्स में? क्या क्या आप जो तमाम स्टूडेंट सुन रहे हैं आप उनको बताइए कि फिजिक्स में अच्छे मार्क्स लाने के लिए क्या करना चाहिए? आप जो भी टेस्ट सीरीज ले रखे हैं उसे तो फॉलो करिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके मैं बता रहा हूँ ना, तीनों सब्जेक्ट आप डेली कवर करिए।
आपको नहीं आता, मुझे भी नहीं आता था, मैं असलियत बता रहा हूँ, मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाता था। लेकिन मेरा ये था कि जैसे क्वेश्चन देखना है उसका आंसर देखना, क्वेश्चन देखना उसका आंसर, और कई बार तो ऐसा होता है एक एक पेपर को मैं दिन में 3-3 बार देख लेता था। और तो उससे क्या है, जब बार बार आप किसी चीज़ को देखेंगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाती है। तो वैसे ही आपको पूरा मेथड आपके दिमाग में बैठ जाएगा और वो फिर काम करता है। आप टेस्ट दे के देखेंगे तो भी आपको समझ में आएगा कि कितना नंबर मेरा बढ़ पा रहा है। अच्छा, और बायो में भी बहुत अच्छे नंबर हैं आपके, 335 नंबर हैं। तो बायो परिचित है, फिजिक्स में कोई आपने एक्स्ट्रा बुक पढ़ी एनसीईआरटी के अलावा? कुछ नहीं पढ़ा। एनसीईआरटी के अलावा कुछ नहीं पढ़ा? कुछ नहीं पढ़ा। और ये केमिस्ट्री और बायो में भी कोई एक्स्ट्रा बुक पढ़ी आपने? नहीं, केमिस्ट्री में भी मैंने कोई एनसीईआरटी पढ़ी है, और एनसीईआरटी तो आपको बायोलॉजी और केमिस्ट्री में तो मतलब एकदम ये आपकी मतलब गीता है, इनको पढ़ना ही पढ़ना है। और आप इसके बाहर अगर आप कुछ नहीं छुएंगे ना तो भी आपको प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस आप कोशिश करिए। जो भी कोचिंग से आप कांटेक्ट में हैं या कहीं से भी टेस्ट सीरीज ले रहे हैं तो कोशिश करिए जितना कि एनसीईआरटी बेस्ड मटेरियल है उसको कवर करिए। बाकी इधर उधर का मटेरियल मत करिए, क्योंकि मैंने भी बहुत सारा किया है, मतलब कई बार तो जेईई मेंस लेवल का। लेकिन आप विश्वास मानिए, पहले आप नीट तैयार करिए, बाकी सब हो जाएगा। और कई बार हम लोग अक्सर ये गलती करते हैं, मैंने भी किया। जैसे जो मेरे जूनियर है और मुझसे पूछते हैं तो मैं उनको यही बताता हूँ कि भाई देखो, हमने भी ये गलती करी है, तुम्हें ये नहीं पढ़ना कि मेरा क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करना, तुम्हें इतना करना है कि मेरे को नीट निकालना, और उसके लिए ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, जो है उसको बार बार करना है। जैसे पता चला कई बार ये गलती करते हैं कि एक बुक कर लिया, दूसरी बुक फिर करने लगे, तो एक ही बुक को बार बार करो, जितनी बार कर सकते हो। जैसे एक एनसीईआरटी बुक है ना, तो बायोलॉजी और केमिस्ट्री मैंने कितनी बार पढ़ी होगी मेरे खुद नहीं याद है, कितनी बार मैंने किताब पढ़ी है। तो और हर बार एक नई नई चीज़ मिलेगी आपको। जैसे बहुत सारी ट्रिक्स हैं वो आपको काम करेंगे। और एग्जाम हॉल में आप इंजीनियर बनने जा नहीं रहे हो, डॉक्टर बनने जा रहे हो, तुरंत एक्शन लेना होता है, तो सब भी आपको जरूरी आना चाहिए कि पूरा मेथड लगाने लगे हम तो डेरिवेट करके ही देखेंगे। ज़्यादा वहाँ बहादुर बनने की जरूरत होती नहीं है, जो आ रहा है जुगाड़ से आ रहा है कर दो, आंसर आने चाहिए बस। बिल्कुल। तो अच्छा ये बताओ कि जैसे ये जो आपने कहा एनसीईआरटी बुक्स के अलावा कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं, तो बस 11th-12th की एनसीईआरटी की फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ना सफिशिएंट है? फिजिक्स अगर आप नहीं भी पढ़ते हैं तो एक जगह पे चलेगा, लेकिन केमिस्ट्री बायोलॉजी अगर आप इग्नोर करते हैं तो आप शायद बहुत पीछे जा रहे हैं, क्योंकि कई बार फिजिक्स समझ में नहीं आती है। जैसे मैं खुद जब मेरा अच्छा खासा लेवल हो गया था उसके बाद मैंने फिजिक्स की बुक एनसीईआरटी पढ़ी है। और मोस्टली अगर आपकी बहुत इच्छा कर रही है फिजिक्स की पढ़ने की तो आप मॉडर्न फिजिक्स जरूर पढ़ें, मतलब मॉडर्न फिजिक्स तो जरूर से जरूर पढ़ लें, क्योंकि उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं लाइन से। और ऑप्टिक्स पढ़ सकते हैं, ऑप्टिक्स से डायरेक्ट आ जाते हैं। बाकी अगर आप नहीं भी पढ़ेंगे, किसी कोचिंग से कांटेक्ट में हैं तो उसका स्टडी मटेरियल जो भी है और टीचर जो पढ़ा रहा, और जिस भी टीचर पर, हाँ एक गलती मैं ये भी किया था कि जैसे मैं किसी भी कोचिंग से कांटेक्ट में टेस्ट सीरीज में, तो मेरे को कई बार भरोसा नहीं होता था। ये बिल्कुल गलत फहमी मत रहिए, आप जिस भी कोचिंग से हैं, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, इतना आपको फैथ रखना है कि बस यही मेरे को एमबीबीएस दिलाएगी। और इस बार मैंने उसको पूरी तरीके से फॉलो किया है। मेरे सामने वीडियो भी आए हैं रिकमेंडेशन में, तो मैंने उनको हटा दिया है। ये आपको करना पड़ेगा, किसी एक पे फैथ करना पड़ेगा, तभी आपका काम होगा, नहीं तो इधर उधर आप भागते रहेंगे, शायद आपको कुछ ना समझ में आए। एक पे फोकस करिए। अच्छा एक चीज़ बताओ दीपक कि सेल्फ स्टडी करना, जैसे खुद से आपने बताया कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो है आपको एनसीईआरटी पढ़ना है और आप कोई प्रैक्टिस मेंटेन करने के लिए आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, तो सेल्फ स्टडी करना और टेस्ट सीरीज लेना क्या ये सफिशिएंट है? हाँ, अगर आप ड्रॉपर हैं तो आपके लिए सफिशिएंट है। जैसे मैं राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय वाराणसी में एडमिशन ले चुका था बीएमएस में, और मैं वहाँ क्लास भी करता था। तो जब मैं शाम को 10 से 5 की क्लास होती थी तो उसके बाद मैं 2 घंटे ही ज़्यादातर समय पाता था। कब आपने वहाँ पे एडमिशन लिया? मेरा एडमिशन 7 फरवरी 2022 का है, और अभी मैं 10 नवंबर 2022 को रिजाइन किया हूँ। अच्छा, तो मतलब ये एमबीबीएस सीट मिलने से पहले आपने आयुर्वेद में आप चले गए थे? क्यों आपने ऐसा किया? आपने वेट क्यों नहीं किया एमबीबीएस के लिए? नहीं, मैं वेट कर सकता था, लेकिन बताया ना मेरे परिवार को उतना कॉन्फिडेंस नहीं था। मैं इतना तो इसलिए मैंने लिया। और तो फिर जब कॉलेज गया तो कॉलेज का एक अलग माहौल होता है। वहाँ पे जो चीज़ें मैं मतलब अपने सीनियर्स को, अपने प्रोफेसर्स को, अपने बैचमेट्स को जितना धन्यवाद दूं उतना कम है, उन्होंने हर तरीके से मुझे सिखाया है। तो फिर उसके बाद मैंने कितने महीने क्लास ली आपने बीएमएस की? 6 महीना लगभग करी है। अच्छा, 6 महीना लगभग क्लास करी है, और ऐसे ही टेस्ट सीरीज देते रहता था। यूट्यूब पे एक चैनल फॉलो करता था, उसी को पूरा देखा और यहाँ तक पहुँच गया। अच्छा,
तो अच्छा, अब बस चलते चलते दीपक ये बताओ कि तमाम स्टूडेंट्स अभी 2023 में फिर वो नीट का एग्ज़ाम देंगे, है ना? तो अभी बहुत सारे बच्चे, लाखों की संख्या में बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं। तो आप उनको ट्रिक्स बताइए कि जो, जैसे आप ये नहीं कह सकती मैं कि आपने 2022 में बड़ी मेहनत की और 21 में नहीं की। 21 में भी आपने बहुत मेहनत की होगी, 20 में भी बहुत मेहनत, क्योंकि लगातार आपके नंबर इंप्रूव हो रहे हैं। वो बता रहे हैं कि आप इतने जुझारू हैं, लगातार आप पढ़ रहे हैं। तो लेकिन अपने 5 साल के एक्सपीरियंस से आपको ये पता चल गया कि कहाँ क्या कमी रह जाती है। तो कुछ ट्रिक्स आप शेयर करिए पढ़ने के और एग्जामिनेशन हॉल में आंसर लिखने के, जिससे कि उनको कामयाबी मिले 2023 में। सबसे पहले तो आप डेली रिवीजन का प्लान बनाइए, और रिवीजन के लिए सबसे अच्छा मेथड ये है कि जैसे आज 15 तारीख है, तो आप कोशिश करिए कि 15 नंबर वाले जितने क्वेश्चन हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में सब करिए। रिवीजन में आपको ये काम करेगा, आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपका रिवीजन कब हो रहा है। एक एक क्वेश्चन आप अगर 15 नंबर है तो 15, 16 को 16 वाला, और आपको प्रैक्टिस 2 से 5-20 के बीच में करें, बहुत अच्छा है। क्योंकि जब आप सबकॉन्शियस लेवल पे प्रिपेयर हो जाएंगे, तो अगर आपको कई बार नींद आती हो, ऐसा समय ही होता है एग्जाम का, तो जब नींद भी आएगी तो आपका क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा। पढ़ने के लिए बता ही दिया कि फिजिक्स अगर नहीं आती है तो बहुत अच्छी बात है, आपको आ जाएगी। करना क्या है, आपको क्वेश्चन देखना, आंसर देखना, क्वेश्चन देखना, आंसर देखना। ये नहीं सोचना कि मैं नकल कर रहा हूँ, क्योंकि परीक्षा के बाहर कोई नकल नहीं है। परीक्षा हाल में आपको कोई नहीं मदद करेगा, और अपने ऊपर तो पूरा भरोसा रखना। मैं कितना भी ज्ञान बांट दूँ, कोई कितना भी बता दे आप ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, अंततः आप एग्जाम हॉल में अकेले ही रहोगे, आपको पूरा पेपर लिखना होता है। तो आप खुद पे भरोसा रखें, और कोई भी डिस्ट्रैक्शन, मतलब कोई कुछ भी कहे, आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मुझे ऐसे ऐसे ताने मिले हैं, और अब वही लोग मिलते हैं तो मेरी तारीफ़ करते हैं और भी 4 लोग से बताते हैं, बिना बताए मेरा परिचय देते हैं। तो मैं आपको ये नहीं कह सकता कि आपको अपने ऊपर भरोसा रखना। एक समय आता है जब आप खुद सक्सेस होंगे, और आप खुद बताएंगे कि हाँ ऐसा मेरे साथ भी हुआ, क्योंकि मुझे बहुत ताने मिले हैं। तो आप बिल्कुल घबराएं नहीं और पूरी मेहनत से काम करें, ज़रूर आप सफल होंगे। अच्छा। मेरी शुभकामनाएं। अच्छा दीपक जी, आपने अभी बीच में ये कहा था बातचीत में कि कुछ ऐसे सब मतलब टॉपिक्स रहते हैं, मतलब वो तो आते ही आते हैं, उनके बिना तो क्वेश्चन पेपर बन ही नहीं। तो वो थोड़ा सा शेयर करिए, वो कौन से टॉपिक होते हैं जो आते ही आते हैं, आपको पढ़ना ही पढ़ना है। जैसे आपको करीब 15 से 20 क्वेश्चन बायोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक्स से मिल जाएंगे। इकोलॉजिस्ट क्वेश्चन आने ही आने हैं, और मतलब इनमें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, ये सब क्वेश्चन ऐसे हैं, मतलब इनके बिना पेपर बनाएगा नहीं। सेल साइकिल में आपको बनाएगा, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, वो सब बनेगा पेपर, इसके बिना वो बनाता ही नहीं है। मतलब, और जैसे बायोपायरेसी है नॉर्मल सा क्वेश्चन, लेकिन वो हर साल आएगा। ऐसे ही फिजिक्स में भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, केमिस्ट्री में भी बहुत सारे हैं। तो और केमिस्ट्री, फिजिक्स के लिए आपको सबसे ज़्यादा बिल्कुल पढ़ने पे कम ध्यान देंगे तो भी चलेगा, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस के थ्रू आप थ्योरी पढ़िए तो आपको इसमें काम करेगा, नहीं तो आप कहीं ना कहीं लैग करेंगे। अच्छा, केमिस्ट्री में कुछ ऐसे टॉपिक शेयर करिए कि जो आपको लग रहा है कि ये तो टॉपिक आते ही आते हैं, तो हर साल आते हैं, हर साल क्वेश्चन। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लास्ट के 4 चैप्टर हैं, बायोमॉलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, और एक और है मुझे भी याद नहीं आ रहा। तो वो आपको पढ़ना ही पढ़ना। कई बार आइसोमेरिज्म से क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन उनसे जरूर आएगा, तो आपको उनको कायदे से पढ़ना। कई बार कोचिंगों में भी नहीं पढ़ाया जाता, उसको मतलब हल्के में ले लिया जाता है, और वो आपके 4 क्वेश्चन आपको कम से कम 16 नंबर तो देंगे। और छोटे छोटे, अब जैसे उसमें है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा कोई, इनऑर्गेनिक में जैसे केमिकल बॉन्डिंग अगर आप पढ़ लेते हैं तो ऐसे पूरी केमिस्ट्री माहिर हो जाएंगे, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग बेसिक है उसका, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। उसके बाद आपको पी ब्लॉक है पढ़ना पड़ेगा, और एस ब्लॉक भी आता है, जैसे उस पर पूछ लेगा। एस ब्लॉक में क्वेश्चन बनते हैं, यूजेस पे अक्सर बन जाते हैं, मतलब बहुत कम क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन आप ये मान के चलें कि पी ब्लॉक और एस ब्लॉक से क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। और आप केमिकल बॉन्डिंग अगर आप मजबूत कर लेंगे तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। जैसे एमओटी का क्वेश्चन आने ही आना है, बॉन्ड ऑर्डर पूछेगा, बॉन्ड लेंथ पूछेगा, उसका सीक्वेंस पूछेगा, सॉल्युबिलिटी क्वेश्चन आते हैं। तो ये सब आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और टिप्स पे होनी चाहिए, और ये तब आएगा जब आप मतलब रेगुलर प्रैक्टिस में होंगे और थ्योरी कम पढ़ें। उससे आपका काम नहीं बिगड़ेगा, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस में अगर आपके कहीं दिक्कत आ रही है, जैसे प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, जैसे मैं खुद करता था, तो जैसे मैं कोई क्वेश्चन लगा रहा हूँ और अगर मेरा क्वेश्चन फंसता था तो मैं उसको कहीं नोट करता था, और फिर जब उसको दोबारा देखूंगा और फिर कुछ फंस रहा है तो फंस कहाँ रहा हूँ वो नोट करता था। तो ऐसे में लास्ट टाइम तक आपके पास कुछ नहीं बचेगा और आप इतने कॉन्फिडेंट होंगे। जैसे मुझे इस बार याद है
कि पेपर के एक दिन पहले शाम को आप बिल्कुल पढ़ना छोड़ दीजिए, मतलब 24 घंटा तो अपने पास रखिए कि आप 24 घंटा पहले पढ़ना छोड़ दीजिए, नहीं तो पढ़ ही पाएंगे, वहाँ गड़बड़ाएंगे। मैं अपने भतीजे से बात कर रहा था, एक मेरा भतीजा है वो भी तैयारी कर रहा, तो उससे मैंने बोला, पता नहीं कहाँ से इतना कॉन्फिडेंट था, मैं कहा पेपर दे भी रहे हैं और सिलेक्शन ले भी रहे हैं, एक दिन पहले बोल दिया था। और ये तभी आएगा जब आप करेंगे, कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप डेली करते रहेंगे। अच्छा दीपक जी, आपने कहा था कि 2 महीने पहले से आपने फोन रिचार्ज नहीं कराया, फोन बात करना बंद कर दिया, और क्या क्या आपने छोड़ दिया था? टीवी छोड़ दिया, क्या क्या छोड़ दिया था? मतलब मेरे साथ एडिक्शन वाली तो कोई चीज़ है नहीं। अब जैसे मेरे पास बड़ा मोबाइल भी है, तो ये जब मेरे को कॉलेज में ज़रूरत पड़ी तब मैंने ख़रीदा इसको, नहीं तो मेरे पास छोटा वाला मोबाइल होता था। और बात भी मैं ज़्यादा किसी से नहीं करता। तो आपको बचना ये है कि जो आपके काम का है कोशिश करिए। किताबें ही आपकी सबसे अच्छी दोस्त हैं इस समय, बाकी तो बात करने के लिए बहुत समय, कॉलेज में जाएंगे तो ऐसे बहुत सारे मज़े हैं। और आप जितना, अब कुछ लोग फेसबुक है, टेलीग्राम है, ये दुनिया भर के चक्कर में मत पड़ो। जो तुम्हारे पास है वो सफिशिएंट है, उसी से काम होगा। जैसे मेरे पास, मैंने ये टेलीग्राम तो मैं चलाते ही नहीं था, इंस्टाग्राम फेसबुक ये सब मैं चलाते ही नहीं हूँ। तो जितना है आपके पास, और बात इसलिए नहीं करता था मैं किसी से, उसके पीछे रीज़न ये था, मेरे अगल बगल कोई ऐसा आदमी नहीं था जो मुझे सही डायरेक्शन दे। वो या तो मेरे को डिमोरलाइज करेगा, या तो ऐसे ऐसे ज्ञान देगा ना कि मतलब भावनात्मक मुझे फंसाने की कोशिश करेगा। और आप मेडिकल प्रोफेशन में हैं तो आपको इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि भावनात्मक आपको थोड़ा मजबूत होना ही पड़ता है। खून देख के डर गया तो फिर काहे की सर्जरी मारोगे। थैंक यू दीपक, बहुत अच्छा लगा आपके बारे में जान के, आपकी जर्नी के बारे में। और मैं उम्मीद करती हूँ दीपक की ये जर्नी तमाम स्टूडेंट्स को मोटिवेट करेगी। थैंक यू। तो ये थे दीपक कुमार मिश्रा, जिनको कि 2022 में नीट में कामयाबी मिली है। उत्तर प्रदेश के बहराइच मेडिकल कॉलेज में इनका एडमिशन हो गया है। और मैंने जैसे कि आपको एक बार फिर से हम आपको ज़रूर 2018 से 2022 के बीच में किस तरह इनके नंबर बढ़ते गए, वो दीपक की कहानी हमें ये भी बताती है कि अगर आप लगातार इम्प्रूवमेंट करते हैं, अपनी कमियों पर फोकस करते हैं, तो ज़रूर आपके परफॉर्मेंस में, आपके रिजल्ट में सुधार होता है। डिमोरलाइज बिल्कुल नहीं होना। जिनका 2022 में किसी वजह से अगर आपका नीट में नहीं आया है, आप नहीं सफल हो पाए हैं, तो कोई बात नहीं, अपनी कमियों को आइडेंटिफाई करिए। आपको बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के लिए आपको एनसीईआरटी की बुक्स पढ़नी है, लगातार प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि दीपक ने कहा है कि आप सिर्फ पढ़ रहे हैं और प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो ये गलत है। आपको प्रैक्टिस करनी है। पिछले 10 साल के जो क्वेश्चन पेपर है वो पढ़ें। कुछ टॉपिक्स भी इन्होंने बताए हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के, जिनसे कि सवाल जरूर आते हैं, उन पर ध्यान दें। और निराश नहीं हो, बिल्कुल अपना कॉन्फिडेंस लेवल बनाए रखें। अगर आप इस फीलिंग के साथ में, इस डेडिकेशन के साथ में, इस जज्बे के साथ में नीट की तैयारी करते हैं, तो आपका डॉक्टर बनने का सपना जरूर पूरा होगा। आप देखते रहिए मोटिवेशन विद मीना।